हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को आज मैं पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी। समाज मनोविज्ञान की विधियाँ। समाज मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, अगर हम देखें तो उसमें निरीक्षण विधि, प्रयोग विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, परीक्षण विधियाँ, व्यक्तिक इतिहास विधि, ये सभी विधियाँ समाज मनोविज्ञान की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रयोग विधि मैं आपको पेपर फर्स्ट में पढ़वा चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में, और इसके अलावा निरीक्षण विधि, दो विधि मैं आपको इससे पहले वीडियो में जब मैं आपको फर्स्ट पेपर का पढ़ा रही थी सामान्य मनोविज्ञान की विधियाँ, वही विधियाँ यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, तो इनको मैं दोहराऊंगी नहीं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि एक बहुत ही पुरानी विधि है। आधुनिक युग में इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रायः इलेक्शन के टाइम इसका सहारा लिया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस संबंध में साक्षात्कार विधि के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, जिसमें मैकॉबी और मैकॉबी के अनुसार उनका कहना है कि इसमें आमने सामने बातों का आदान प्रदान होता है, जिसमें साक्षात्कार करने वाला दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों से विचार या विश्वास की सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये मैकॉबी और मैकॉबी की परिभाषा है। इसके अलावा कुप्पुस्वामी ने भी साक्षात्कार विधि की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि साक्षात्कार अंतः व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात सूचनादाता साक्षात्कार करने वाले को विशेष स्थिति और विशेष अधिकार वाला समझता है। तो कुप्पुस्वामी की ये परिभाषा थी। आंकड़ों के संग्रह में जो एक मुख्य यंत्र के रूप में यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, वो ये साक्षात्कार विधि है। समाज मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग एक सहयोगी विधि के रूप में भी किया जाता है। सहयोगी से मतलब है कि अन्य विधियों के साथ किया जाता है इसका प्रयोग। कभी कभी इस विधि का प्रयोग किसी समस्या के अध्ययन की आरंभिक जानकारी के लिए किया जाता है, और दूसरी विधियों से जो जानकारी एकत्र की गई है इसे इस विधि की सहायता से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मानसिक रोगी का साइकेट्रिस्ट इलाज करता है, तो साक्षात्कार के द्वारा वो अनेक प्रकार की उसकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही कुछ नैदानिक परीक्षणों के द्वारा उसका परीक्षण करके समस्याओं की गहराई में जाने का प्रयास करता है और समझने का प्रयास करता है कि जो मानसिक रोग हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो एक सहयोगी विधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि समस्या का अध्ययन आरंभ में साक्षात्कार विधि द्वारा किया जाता है, तो अध्ययन परिणामों से समस्या के विभिन्न आयामों पर ही प्रकाश नहीं पड़ता, बल्कि उपकल्पना तैयार करने में भी इसमें सहायता मिलती है। तो इस तरह से यह काफ़ी उपयोगी एक विधि है। और लेकिन साक्षात्कार करते समय कुछ सावधानियों का रखना आवश्यक है। जैसे प्रश्न जो हैं साक्षात्कार में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो भ्रमपूर्वक या दो अर्थों वाले नहीं होने चाहिए। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न अधिक लंबे भी नहीं होने चाहिए कि सूचनादाता जो सूचना दे रहा है उसको प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई हो। इसके अलावा प्रश्नों का शुद्ध उत्तर प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि अध्ययन समस्या के संबंध में साक्षात्कार लेने वाला एक परिचय दे। यह इसलिए आवश्यक है कि सूचनादाता समस्या के संबंध में इंटरेस्ट ले सके और समझ सके कि उसका इंटरव्यू
किस लिए लिया जा रहा है। कुछ संवेदनशील और उत्तेजक या ठोस लगने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में जो प्रयोज्य है उसको कठिनाई होती है। दूसरी ओर कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि छोटे सैंपल पर परोक्ष प्रश्न अधिक उपयोगी हैं। और साक्षात्कार के प्रश्न ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। ओपन का मतलब यह है जिसमें जो साक्षात्कार देने वाला है वो स्वतंत्र होता है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और क्लोज्ड वो होते हैं जिसमें उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे यस और नो में उत्तर देना। तो इस तरह से कुछ सावधानियों को रखते हुए साक्षात्कार किया जाए तो ये बहुत ही एक विश्वसनीय विधि बन जाती है। अब साक्षात्कार के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्रामाणिक साक्षात्कार विधि और अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि और केंद्रित साक्षात्कार। कहने का मतलब ये है कि प्रामाणिक साक्षात्कार विधि जो है, इस प्रकार की विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययन समस्या के संबंध में सभी प्रश्न पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। मतलब जो भी अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं, और सभी व्यक्तियों से एक ही क्रम में यहाँ तैयार किए गए प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्ययनकर्ता को प्रश्नों का क्रम और भाषा, प्रश्नों की संख्या नहीं बदलनी होती, वो अपने मन से कोई फेरबदल उसमें नहीं कर सकता है। इसके अलावा प्रमाणित साक्षात्कार विधि विश्वसनीय ही नहीं होती, बल्कि इस विधि द्वारा अध्ययन समस्या के जो विभिन्न आयाम हैं उनका शुद्ध अध्ययन होता है, और प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। दूसरी जो विधि है वो है अप्रामाणिक विधि। अप्रामाणिक विधि प्रामाणिक विधि से एकदम उल्टी है। अप्रामाणिक जो साक्षात्कार होता है उसमें अध्ययन समस्या के संबंध में प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते हैं, बल्कि प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। अध्ययनकर्ता अध्ययन करते समय अपने हिसाब से या समस्या से संबंधित परिस्थिति को देखते हुए वह प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि अधिक विश्वसनीय नहीं होती है, फिर भी इस विधि द्वारा प्रयोज्य को समझने का अधिक अवसर मिलता है, क्योंकि कई बार बातचीत के माध्यम से कभी कभी साक्षात्कार करने वाले को ये लगता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाने आवश्यक हैं, तो वो उसी समय उससे प्रश्न पूछ सकता है। जबकि प्रामाणिक साक्षात्कार में जो पहले से निर्धारित प्रश्न हैं उन्हीं को पूछने का उसको अधिकार होता है। तो ये देखा गया है कि किसी अनुसंधान या अध्ययन के जो प्रारंभिक स्तर पर तो अप्रामाणिक साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है, जबकि अध्ययन के दूसरे स्तर पर जब अध्ययनकर्ता को सूक्ष्म सूचना की आवश्यकता होती है तब प्रामाणिक विधि अधिक उपयोगी होती है। तीसरा है केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार से मतलब है इस प्रकार का साक्षात्कार एक प्रकार का अर्ध प्रामाणिक साक्षात्कार है। इस प्रकार के साक्षात्कार का सबसे पहले विकास मार्टन और कैंडल ने 1946 में किया। इस विधि में प्रश्न यद्यपि पहले से निर्धारित होते हैं, फिर भी साक्षात्कारकर्ता को पूरी छूट होती है कि वो प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सके। तो इस तरह से ये साक्षात्कार के प्रकार हैं। अब अगर हम बात करें कि साक्षात्कार विधि की क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या उसके सीमाएं हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो साक्षात्कार विधि का जो महत्व है वो पहला महत्व ये है कि इस विधि द्वारा हम उन घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते या जिनका हम निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्व है कि इस विधि द्वारा गत घटनाओं का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। बहुत सी सामाजिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना संभव नहीं होता। बहुधा ऐसी समस्याओं का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई सांप्रदायिक दंगे हो गए, उस समय उनका अध्ययन नहीं किया जा सका, तो बाद में कुछ
लोगों के सैंपल लेकर उनसे साक्षात्कार करके हम उस घटना का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो इसका महत्व है वो है कि साक्षात्कार विधि में यदि अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित हो और उपयुक्त नियंत्रण के साथ आंकड़े एकत्र करे तो इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं। चौथा जो इसका महत्व है वो है कि क्योंकि साक्षात्कार ऐतिहासिक और संवेगात्मक पृष्ठभूमि में संपादित किया जाता है, अतः इस विधि द्वारा जो आंकड़े जो सामग्री प्राप्त की जा सकती है वह अन्य विधियों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। पांचवा जो इसका महत्व है वो है कि सामाजिक व्याधियों के निदान में यह विधि बहुत अधिक उपयोगी है। कि सामाजिक व्याधि से मतलब है अपराध और गरीबी, अपराध, चोरी, डकैती, इस तरह के जो सामाजिक व्याधियां हैं, कुरीतियां हैं, बाल विवाह, इस तरह के जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके निदान में, उनके कारणों को जानने में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस विधि की कुछ कमियां भी हैं। कमियों में अगर हम देखें तो पहली कमी जो है वो है कि अध्ययनकर्ता के लिए साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में कई बार कठिनाई होती है। लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी समस्या ये होती है कि जब समस्या का संबंध व्यक्तियों के संवेगात्मक पहलू से होता है तो लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारी नहीं देना चाहते, तो अध्ययनकर्ता लोगों की गुप्त बातों को इस विधि द्वारा प्राप्त करने में सफल नहीं होता और इसके लिए उसको पूरा ध्यान भी रखना होता है। तीसरी जो कमी है वो है अप्रामाणिक साक्षात्कार के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं अध्ययन के द्वारा वो कई बार पक्षपातपूर्ण भी होते हैं। कई बार अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत इच्छाओं, प्रेरणाओं और संवेगों का उन पर प्रभाव पड़ता है। अगली जो कमी है वो है सूचनादाता समस्या के संबंध में जो जानकारी देता है उसकी पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि सैंपल ना किया गया हो और प्रतिदर्श की संख्या अधिक ना हो। अगली जो इस विधि की सीमा है वो है कि साक्षात्कार के द्वारा शुद्ध और विश्वसनीय सामग्री एकत्र करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसे इस विधि का पूरा ज्ञान हो। साक्षात्कार का समय यदि कम होता है तो समस्या के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कई बार नहीं होती है। तो ये कुछ कमियां साक्षात्कार विधि में है जिसके द्वारा अगर इन कमियों को कुछ हद तक दूर कर दिया जाए तो साक्षात्कार विधि बहुत ही एक अच्छी विधि है, सरल विधि है और ज़्यादातर सभी संस्थानों में, सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों के चयन में, कर्मचारियों के पदोन्नति में, हर जगह साक्षात्कार का या कहीं पर कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू के द्वारा छात्राओं का चयन किसी विशेष कोर्स के लिए किया जाए तब इन विधियों का काफ़ी उपयोग माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रकार कौन से हैं और साक्षात्कार विधि की कमियां और उसके महत्व क्या क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में अगली विधि मैं आपको पढ़ाऊँगी। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।